If in Civil Service Prelim 2024 you are scoring somewhere around 95 in your GS and you are sure about your CSAT, then you must start for your mains. And to help you, we at Raj IAS are coming up with our unique value addition program in which we will be covering 2000 plus questions along with their model answers for GS 1, 2, 3, 4, and we will provide you almost 200 philosophical essays. To help you more, we are providing you with our new AI powered app which is powered by Indian Express newspaper, which will help you to get more and more feedback on your answer writing and personality development. Course is starting from 20th of this month and is priced at only 18,000. You can scan the QR and pay right now. Best of luck. मेरा नाम स्पर्श गुप्ता है। मैंने जेई एडवांस 2024 में ऑल इंडिया रैंक CRL 33 सिक्योर करी है और जनरल EWS कैटेगरी में मैं सेकंड रैंक कैंडिडेट हूँ। मेरे टोटल ओवरऑल स्कोर 318 आउट ऑफ 360 है। मेरे सब्जेक्ट वाइज मार्क्स हैं मैथमेटिक्स में 113, फिजिक्स में 110 और केमिस्ट्री में 95। मैंने अपनी प्रिपरेशन क्लास 11th में स्टार्ट करी थी। काफी लोगों को ऐसा लगता है कि जो टॉप रैंकर्स हैं वो सिर्फ अर्ली स्टार्टर्स ही होते हैं, जैसे 6th, 7th, 8th से स्टार्ट करने वाले, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अपनी प्रिपरेशन क्लास 11th से स्टार्ट करी थी। मैंने शिखर क्लासेस में एनरोल किया था क्लास 11th में। वहां पर जैसे सब्जेक्ट वाइज अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स इज अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, क्योंकि उसमें एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक है। वो अपन को थ्योरी सिर्फ पढ़ के उससे कुछ नहीं होगा। अपन को बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ती है मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में। और फिजिक्स की अगर बात की जाए तो फिजिक्स भी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है। फिजिक्स में सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम्स को अगर किया जाए तो बहुत हेल्प होगी प्रिपरेशन में। केमिस्ट्री में जनरली थोड़ा रोड मेमोराइजेशन वाला पार्ट ज्यादा होता है, तो उसके लिए क्लास नोट्स रिवाइज करना बेस्ट ऑप्शन है। अगर क्लास नोट्स बढ़िया तरीके से डेली रिवीजन किया जाए तो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ब्रेन में अच्छी तरह से रिटेन रहते हैं और एग्जाम में याद आ जाते हैं बहुत आसानी से। क्लास 11th में मेरी जनरल स्ट्रेटजी ये थी कि जो टीचर्स सर क्लास में थ्योरी पढ़ाते हैं उसके बाद मैं घर जाकर उस थ्योरी को डेली रिवीजन करता था। उस थ्योरी को रिवीजन करने के बाद जो असाइनमेंट सर प्रोवाइड करते थे घर पर करने के लिए वो मैं सॉल्व करता था। जनरली 3 to 4 आवर्स में असाइनमेंट सॉल्व हो जाते थे। उसके बाद नेक्स्ट डे क्लास में जो डाउट्स वगैरह होते हैं असाइनमेंट्स के, उसका डिस्कशन होता था और जो भी डाउट्स होते हैं वो सर से जाके पूछ सकते हैं बाद में भी। और क्लास 11th में जनरली मैंने यही फॉलो किया है। बाकी मैंने क्लास 11th में बुक्स भी यूज करी हैं बहुत। जैसे मैथमेटिक्स में मैंने क्लास 11th में एडवांस प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स बाय विकास गुप्ता करके एक बुक है, वो यूज करी है। और फिजिक्स में मैंने HC वर्मा सर की दोनों बुक्स जो हैं वो यूज करी थी और एक बुक है IE इरोडोव, वो मैंने यूज करी थी। और साथ ही साथ ओलंपियाड टाइप प्रॉब्लम्स के लिए, क्योंकि जेईई एडवांस के एडिशन में मैंने नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन फिजिक्स भी क्वालिफाई किया है, उसकी प्रिपरेशन के लिए मैंने पाथफाइंडर फॉर ओलंपियाड एंड जेईई एस्पिरेंट्स वो बुक यूज करी थी। उसमें बहुत अच्छा कलेक्शन है गुड फिजिक्स लेवल एट ओलंपियाड लेवल फिजिक्स प्रॉब्लम्स का। और केमिस्ट्री में एज सच मैंने कोई बुक यूज नहीं करी पर्टिकुलर 11th में, लेकिन जो क्लास नोट सर प्रोवाइड करते थे उसको मैं डेली जाके रिवीजन करता था। उससे कॉन्सेप्ट्स को रिटेन करने में बहुत मदद हुई। क्लास 12th में जब मैं आया तो सबसे पहले जो क्लास 11th में करते आया था मैं वैसे कर करके मैंने सिलेबस कंप्लीट करवाया सर ने क्लास में। उसके बाद जब जेईई मेंस हुआ फर्स्ट सेशन तो वो मेरा थोड़ा बिगड़ गया था, क्योंकि मैं वेल प्रिपेयर्ड नहीं था उस टाइम थोड़ा। लेकिन जब सेकंड जेईई मेंस आया तो ढेर सारे मॉक टेस्ट कर करके जो प्रिपरेशन लेवल है उसको बूस्ट किया मैंने। हमारे डेली वीकली मॉक टेस्ट होते थे तो उनसे कर करके मास्टरी गेन होती थी सब्जेक्ट में और जेईई मेंस सेशन 2 में बहुत मदद हुई। फिर जब जेईई मेंस सेशन 2 खत्म हो गया उसके बाद जेईई एडवांस में बहुत टाइम बचा था, तो उसमें मैंने मॉक टेस्ट और रिवीजन का अच्छा बैलेंस चलाया। और मॉक टेस्ट और रिवीजन के अच्छे बैलेंस से ही जेईई एडवांस में एक अच्छी रैंक पाई जा सकती है, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है वो आपको एग्जाम टेम्परामेंट बिल्ड करने में हेल्प करते हैं और ऑन द अदर हैंड जो रिवीजन है वो आपके कॉन्सेप्ट्स को आपके ब्रेन में रिटेन करने के लिए हेल्प करता है।
जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जेई मेंस और जेई एडवांस के, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे मेरी प्रिपरेशन में। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जैसे जेई एडवांस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको सिर्फ सॉल्व करने से आपको इतना बेनिफिट नहीं होगा जितना उन्हें एनालाइज करने से होगा, क्योंकि जेई एडवांस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आईआईटी प्रोफेसर्स के ब्रेन का एक स्नीक पीक देते हैं अपन को, कैसे वो सोचते हैं और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट से जेई एडवांस के एग्जाम में। तो उनको मैं सॉल्व करता था और देखता था कि इनसे फर्दर डिराइव करके और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट ईयर्स में, अपकमिंग जो जेई एडवांस के क्वेश्चंस हैं। क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं जेई एडवांस के वो प्रीवियस ईयर से डिराइव्ड होते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट यूज होते हैं उनका यूज करके एक अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं, और वो ज्यादातर देखने को मिलता है जेई एडवांस के अपकमिंग पेपर्स में। क्लास 12th में मैंने मैथमेटिक्स के लिए समीर बंसल प्रॉब्लम्स इन कैलकुलस एक बुक है वो यूज करी थी। उसमें अच्छा कलेक्शन सेट है क्वेश्चंस का कैलकुलस से रिलेटेड। और क्लास 12th में मैंने फिजिक्स में अब पाथफाइंडर कंप्लीट करी थी। और बाकी फॉरेन ऑथर्स की जो बुक्स हैं वो भी बहुत हेल्पफुल हैं फिजिक्स मैथमेटिक्स में, क्योंकि फॉरेन ऑथर्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे डिराइव करके जेई एडवांस बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। केमिस्ट्री में मैंने ब्लैक बुक फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज करी थी आशीष मिश्रा सर की, फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जेई प्रिपरेशन के दौरान जो मेरा टाइम टेबल था उसमें ऐसा था कि मैं सुबह उठता था और तैयार होके कोचिंग जाता था। कोचिंग में हमारी स्टडी होती थी 6 to 7 आवर्स के करीब। उसके बाद घर आके मैं सेल्फ स्टडी में ही अपना पूरा टाइम डिवोट करता था, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही है जो अपन को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकती है। बाकी जो सोशल इवेंट्स वगैरह होते थे जैसे शादियां, मैरिजेस और फ्रेंडशिप, बर्थडे पार्टीज, इसको मैं अवॉइड करना प्रेफर करता था। और बाकी जो फ्रेंड्स के साथ जो पढ़ाई से रिलेटेड डिस्कशन होता है उसमें मैं बिल्कुल पार्ट लेता था, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करके अपन को उनका व्यू पॉइंट पता पड़ता है और साथ ही साथ अपना व्यू पॉइंट उनको बताने का पता पड़ता है। अपना व्यू पॉइंट जब अपन उनको बताते हैं तो अपने जो व्यू पॉइंट में जो फ्लॉज हैं वो अपन को पता पड़ते हैं। साथ ही साथ अपन को एक जज करना पता पड़ जाता है। जैसे किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल वेज से सोचा जा सकता हो और अपन किसी एक ही तरीके से सोचे जा रहे हो, तो अपन को बहुत सारे वेज उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पता पड़ते हैं जब अपन फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन में पार्ट लेते हैं। तो शुरुआत से मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स रही है, और इनके कंपैरिजन में केमिस्ट्री का जो रोट मेमोराइजेशन वाला पार्ट है वो थोड़ा वीक था मेरा इसके कंपैरिजन में। तो उसे मैंने सुधारने के लिए डेली क्लास नोट्स का रिवीजन किया, और डेली क्लास नोट्स के रिवीजन से वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो धीरे धीरे ब्रेन में स्टोर होते गए और एग्जाम डे में रिटेन करने में बहुत हेल्प हुई। और जो मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला पार्ट है फिजिक्स का, उसके लिए मैंने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करी थी, तो वो मेरा जनरली ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो उसको मैंने लास्ट मंथ में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। बाकी जो केमिस्ट्री का जो पार्ट था रोट मेमोराइजेशन वाला, जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ब्लॉक केमिस्ट्री है खासकर वो, उसे मैं डेली रिवाइज करता था जिससे कि एग्जाम हॉल में वो मुझे कॉन्सेप्ट्स याद आ सके। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन मुझे लगता है वो है कैलकुलस, क्योंकि कैलकुलस से ज्यादातर पिछले ईयर्स में देखा गया है, ये ऐसा ट्रेंड है कि कैलकुलस से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो कैलकुलस के रिवीजन के लिए मैं शॉर्ट नोट्स बनाता था और उन शॉर्ट नोट्स से रिवाइज करता था जो कैलकुलस के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं जेईई एडवांस क्वेश्चंस में। और मैथ्स में कैलकुलस के अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और अलजेब्रा ऐसे टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके लिए भी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे और उनका यूज किया था रिवीजन के दौरान। फिजिक्स में मैंने जनरली, मुझे ऐसा लगता है कि मैकेनिक्स वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा वेटेज रहता है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जो मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट है वो जनरली स्कोरिंग ज्यादा होता है और उसको करने में एफर्ट भी कम लगता है। तो जो मोस्ट एफिशिएंटली प्रिपेयर करके स्कोर किया जा सकता है वो पार्ट मुझे लगता है कि मॉडर्न फिजिक्स है पूरे फिजिक्स में। उसके लिए मैंने जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है उनको एक चार्ट पर लिस्ट कर लिया था और मैं उन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को बार बार रीड करता था जिससे वो कॉन्सेप्ट्स मेरे दिमाग में बने रहे एग्जाम के दौरान।
केमिस्ट्री में मैं रोज जब सर पढ़ाते थे, जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही थी, तो उस दौरान मैं डेली उन नोट्स को रिवाइज करता था। मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम केमिस्ट्री के रिवीजन में ही जाता था जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही थी कोचिंग में। और बाकी जो प्रैक्टिस के लिए सर असाइनमेंट्स देते थे, उसके डाउट्स मैं उसी दिन सर से क्लियर करके आता था। और अगर कोई डाउट घर पर रह जाता था, तो क्योंकि मेरे मदर और फादर दोनों एक टीचर हैं, तो मैं उनसे वो डाउट्स क्लियर कर लेता था। और तब भी अगर कोई डाउट बच जाता था, तो मैं अगले दिन जाके टीचर से हाल की हाल वो डाउट क्लियर कर लेता था। क्योंकि जब डाउट्स अगर अपने दिमाग में बने रहते हैं, तो वो एक मिसकंसेप्शन क्रिएट कर सकते हैं, और जो अपन को आता है वो भी भुला सकते हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है पूरी जेई प्रिपरेशन में, कि अपने डाउट्स हमेशा क्लियर रखें। जेई एडवांस के पहले तक मेरी एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी ऐसी रहती थी कि मैं सबसे पहले फिजिक्स वाला पार्ट अटेम्प्ट करता था, उसके बाद मैं केमिस्ट्री वाला पार्ट अटेम्प्ट करता था, और सबसे एंड में मैं मैथमेटिक्स वाला पार्ट अटेम्प्ट करता था। लेकिन जेई एडवांस जब आया तो मैंने ये स्ट्रेटेजी अपनी थोड़ी बदल दी। मैंने सबसे पहले मैथमेटिक्स अटेम्प्ट किया, उसके बाद फिजिक्स अटेम्प्ट किया, और सबसे एंड में केमिस्ट्री अटेम्प्ट किया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब लास्ट का 1 आवर प्रेशर बिल्ड होता है, जब लास्ट 1 आवर बचता है, तो उसमें मैथमेटिक्स करना थोड़ा हार्ड है एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री। क्योंकि केमिस्ट्री रिलाइज मोर ऑन आवर ब्रेन रिटेनिंग पावर पे ज्यादा डिपेंड करती है केमिस्ट्री, और जो मैथमेटिक्स है वो नॉलेज अप्लाइंग पावर पे ज्यादा डिपेंड करती है। इसलिए मैंने मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का ऑर्डर स्विच करना चाहा। और जो फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें आपको इतना ज्यादा रोड मेमोराइजेशन वाले टॉपिक्स नहीं देखने को मिलेंगे। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें ज्यादा होंगे। तो फिजिकल और ऑर्गेनिक में मैंने सिर्फ और सिर्फ जो क्लास में थ्योरी पढ़ाई गई थी वो अच्छे से पढ़ी, और उसका डेली घर आके रिवीजन किया। और फिजिकल और केमिस्ट्री में मैंने जो असाइनमेंट प्रोवाइड करी जाती थी, उन्हीं पर सबसे ज्यादा फोकस रखा, और उसी टाइप के क्वेश्चन जो एडवांस में पूछे गए थे। एग्जाम के एक दिन पहले मैंने ज्यादा रिवीजन पे फोकस नहीं किया, सिर्फ इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज हैं उनको एक बार क्लास कॉपी से एक बार देख लिया था, और बस यही किया था मैंने आखिरी के एक दिन में। और मूड लाइट करने के लिए मैंने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड किया था। मैं प्रिपरेशन के दौरान सोशल मीडिया को ज्यादा प्रेफर नहीं करता था, सिर्फ फ्रेंड्स से कनेक्ट रहने के लिए मैं सोशल मीडिया का यूज करता था। और मेरा डेली रूटीन ऐसा था कि मैं सुबह उठता था, फिर तैयार होकर मैं कोचिंग के लिए निकल जाता था, और वहाँ पे कोचिंग चलती थी मेरी 6 to 7 आवर्स की। फिर मैं घर आके फ्रेश होता था, खाना वाना खाता था, उसके बाद मैं सेल्फ स्टडी करता था, कोचिंग में मिले असाइनमेंट सॉल्व करता था। और रात को जब मैं थोड़ा थक जाता था, तो मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना प्रेफर करता था, और उससे मेरा मूड लाइटन अप हो जाता था, और मैं सुपर चार्ज हो जाता था अगले दिन के लिए। जब कभी मेरे मार्क्स एक्सपेक्टेशन से कम आते थे, तो मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स से बात करना प्रेफर करता था। वो लोग मुझे बहुत मोटिवेट करते थे और मुझे अपलिफ्ट कर देते थे, जिससे कि मैं जो डिमोटिवेशन मुझे फील हो रहा है वो गायब हो जाता था। जब भी मार्क्स कम आते हैं, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अपना प्रिपरेशन लेवल लो है। अपना प्रिपरेशन लेवल लो नहीं है, बल्कि उस दिन अपना परफॉर्मेंस थोड़ा कम रहा है, तो अपन को उस परफॉर्मेंस को सुधारने पर वर्क करना चाहिए, ना ही डिमोटिवेट हो जाना चाहिए। डिमोटिवेशन जब हिट करता है, तो अपन को फ्रेंड्स, पेरेंट्स और टीचर्स से बात करनी चाहिए। और जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से यूज करें। बहुत सारी बुक्स के पीडीएफ्स इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, जिनको इजीली एक्सेस किया जा सकता है इंटरनेट की मदद से। उनके यूज से अपन वही एग्जैक्ट एजुकेशन पा सकते हैं जो कोचिंग जाने वाले बच्चों को मिल रही है। तो जो अचीवमेंट्स मुझे पाकर जो खुशी हो रही है, वो एक तरह से मेजर नहीं कर जा सकती, क्योंकि ये खुशी जब कंसिस्टेंट एफर्ट्स और डेडिकेशन के बाद जो खुशी मिलती है, उसको मेजर करना बहुत कठिन काम है। जो मुझे खुशी अभी महसूस हो रही है, वो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को भी महसूस हो। इसलिए आप लोग भी मेरी स्ट्रेटेजी को अपनाएं और अपनी जेई प्रिपरेशन में सक्सेस को हासिल करें। बीच में जेई प्रिपरेशन के बीच जब बोर्ड्स आते हैं, तो बोर्ड्स के लिए जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स कोचिंग में पढ़ते हैं, वो मोर देन इनफ होती है।
जो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए अपन को प्रिपेयर करना पड़ता है, और उनकी प्रिपरेशन के लिए अपन जो जेई प्रिपरेशन है उसको थोड़े दिन असाइड रख सकते हैं। जैसे इंग्लिश और हिंदी जैसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं लैंग्वेज, उनमें भी रोड मेमोराइजेशन वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा होता है, तो उसके लिए जेई प्रिपरेशन को मैंने थोड़ा स्टॉप कर दिया था 1 हफ्ते के लिए बोर्ड्स के लिए। उसके बाद मैंने दोबारा उन्हें कंटिन्यू कर लिया था, और ऐसा नहीं कि मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया जेई प्रिपरेशन। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैं उस दौरान देखते रहता था, जिससे कि वो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में बने रहते थे, और ऐसे करते करते जो बोर्ड्स हैं उसमें भी आपको सक्सेस अचीव होगी, और साथ ही साथ जेई प्रिपरेशन भी आपकी स्मूथली चलती रहेगी। मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान कभी ऐसे बाहर का जो जंक फूड है उसको प्रेफर नहीं करा, क्योंकि जो जंक फूड है उससे आपकी अगर हेल्थ खराब होती है और आपको कोई इलनेस हो जाती है तो उससे जेई प्रिपरेशन में बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। अगर 1 हफ्ता भी आपका जेई प्रिपरेशन में जाता है तो वो बहुत ज्यादा है। जैसे मुझे बीच में डेंगू हो गया था, तो उस दौरान मेरा जेई प्रिपरेशन में बहुत लॉस हुआ, लेकिन फ्रेंड्स से बातचीत करके और उनसे कवर करके मैंने वो रीगेन कर लिया, तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बेहतर ये होगा कि अपन प्रिकॉशंस को फॉलो करें और जंक फूड ना खाएं। और मैं जनरली लाइट खाना ज्यादा खाने को प्रेफर करता था, क्योंकि हैवी खाने से नींद ज्यादा आती है और सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है, और क्योंकि सुबह कोचिंग होती है तो मैं रात को जनरली लाइट खाना खाना प्रेफर करता था। जब पढ़ाई में मुझे स्ट्रेस फील होता था तो मैं अपनी हॉबीज में जाना प्रेफर करता था। जैसे कि मेरी जो हॉबी है वो है डांस। मैं रोज तो नहीं जा पाता था क्योंकि पढ़ाई का लोड थोड़ा ज्यादा होता था, लेकिन कभी भी मैंने डांस को ऐसा असाइड नहीं रखा जेई प्रिपरेशन के ड्यूरिंग। जब भी माइंड स्ट्रेस रहता है तो ऐसी हॉबी करने से अपना माइंड फ्रेश हो जाता है और उससे और ज्यादा प्रिपरेशन अपनी अच्छी होने लगती है। और मेरे माता पिता ने कभी ऐसा नहीं बोला कि सिर्फ पढ़ाई ही करो, डांस मत करो। उनने डांस में भी मुझे रोका नहीं, क्योंकि अगर ऐसी साइड हॉबी अगर बनी रहे, जैसे कि अपन चेस खेल सकते हैं, क्रिकेट है, वॉलीबॉल, हॉकी, ऐसे जो आउटडोर गेम्स हैं उनको खेल के अपन माइंड फ्रेश अपना रख सकते हैं, जिससे जो माइंड की ब्रेन पावर है वो इनहांस रहती है। क्योंकि जो ब्रेन एक्टिविटी है उसके साथ फिजिकल एक्टिविटी भी अगर बनी रहे तो ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा होगा। और बाकी मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी आपको स्ट्रेस फील हो तो आप अपनी हॉबी को रेफर करें। जो भी आपकी हॉबी है उसमें टाइम स्पेंड करें, और उससे आपका जो ब्रेन है वो एकदम फ्रेश फील करेगा और आपकी पढ़ाई और ज्यादा अच्छे से हो पाएगी।